बच्चों, मैं कपिल गंगवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज में। ठीक है, तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो बेटा जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चल रहा है, कक्षा 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसका बेटा आज ये लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले बेटा वो देखिए, इसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक, इस लेक्चर में बेटा आज हम करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब इससे पहले तो बेटा हमने पहले भी बताया था कि फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन को आपको करने के लिए सबसे पहले उसका क्या बनाएंगे बेटा? डायग्राम, यानी कि सबसे पहले आपको उसका चित्र बनाना होगा। ठीक है, अब चित्र कैसे बनाते हैं वो समझिए। ठीक, तो जो भी हमें हेडिंग में दिया है उसी के अनुसार बनाएंगे बेटा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या करें? वैद्युत द्विध्रुव। तो बेटा सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लो। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है बेटा? दो आवेश होते हैं, बताया था हमने पहले, एक तरफ प्लस क्यू आवेश और एक तरफ माइनस क्यू। तो इधर बेटा हमने माइनस क्यू ले लिया, इधर कौन सा? प्लस क्यू। ठीक, इसका कोई नाम रख देंगे बेटा, तो नाम क्या है इसका? बोलो। ए बी। नाम क्या है? ए बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका मध्य बिंदु क्या मानते हैं बेटा? ओ। पूरी दूरी क्या होती है? 2l। तो बेटा इधर की दूरी l और इधर की दूरी l। ठीक, अगर बेटा आपने वैद्युत द्विध्रुव वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए पहले, ये लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया है। ठीक, तो ये होता है हमारा बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव। सही है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा P बराबर Q इंटू 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा P बराबर Q इंटू 2l। ठीक है, इसकी दिशा कहाँ होती है बेटा? इसकी दिशा हमने पिछले लेक्चर में बताई थी, कहाँ? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, तो बेटा इधर हो जाएगा हमारा P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो बेटा अब हमें ये तो हमारा क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव। अब हमें इसमें क्या चाहिए बेटा? हमें इसमें चाहिए क्या? हाँ, पॉइंट कहाँ लेना है बेटा? हमें इसमें पॉइंट लेना है कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति कहाँ होती है वो समझिए। तो बेटा पिछले वाली डेरिवेशन में हमने पी के समांतर पॉइंट लिया। ठीक, तो बेटा जब पी के समांतर स्थिति में पॉइंट लेते हैं तो वो अक्षीय स्थिति होती है, और जब पी के लंबवत पॉइंट लेंगे बेटा तो वो कौन सी होगी? निरक्षीय स्थिति। कौन सी हो जाएगी? निरक्षीय। ठीक है, तो निरक्षीय बेटा पॉइंट यहाँ कहीं लिया जाएगा। ठीक, पी की कौन सी? लंबवत स्थिति में। ठीक, पिछले वाले बेटा इधर पॉइंट था, उसकी दूरी ओ से कितनी थी? आर। आज बेटा इधर पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? कौन सी स्थिति है? निरक्षीय। पॉइंट वही है बेटा हमारा एम, बस इधर से कहाँ आ गया? इधर, यानी जब दूरी जो आर थी वो ये आर है। ठीक, पिछले वाले में इधर था बेटा आर। ठीक, तो अब बेटा आर और पी के बीच का कोण कितना बनेगा? ठीक, अब बनेगा आर और पी के बीच का कोण 90। कितना बनेगा? 90। पिछले वाले में आर और पी एक दूसरे कहते थे समांतर, यानी कोण कितना बन रहा था? 0। ठीक है, तो बेटा जब आर और पी के बीच का कोण कितना होता है? 0 होता है, तो वो अक्षीय स्थिति होती है। और जब आर और पी के बीच का कोण कितना होता है? कितना? 90। तो कौन सी स्थिति होगी बेटा? निरक्षीय स्थिति। कौन सी हो जाएगी? निरक्षीय। निरक्षीय को ही क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्यों कहते हैं? हमने पिछले डेरिवेशन में समझाया था कि जब तरंगे कैसे चलती हैं, जब तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कण कंपन करते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और समांतर कंपन करते हैं तो कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो इसलिए समांतर वाली स्थिति क्या कहते हैं हम? समांतर वाली कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, और लंबवत वाली को अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बेटा अब हमें क्या करना है? इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से इस पॉइंट पे हमें तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो फिर से हमारा जैसा हमने पहले बताया था वैसे ही इसमें करेंगे। कितने आवेश है बेटा इसमें? दो, एक ए पर रखा है और एक कहाँ? बी पर। तो पहले बेटा इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता निकाल लो। ठीक है, और फिर इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता निकाल लो, और दोनों क्या निकाल लो? परिणामी, जो हमने पिछले डेरिवेशन किया था। ठीक, अब चूंकि बेटा इस आवेश की वजह से हमें इस पॉइंट पे क्या चाहिए? तीव्रता। तो तीव्रता सिंगल चार्ज की वजह से हमने बताया था कितनी होती है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब तीव्रता निकालने के लिए हमें एक तो बेटा आर चाहिए और एक क्या चाहिए? आवेश। ठीक, तो आवेश तो बेटा हमारे पास यहाँ है, बस हमें आवेश से बिंदु तक की क्या मिल जाए? दूरी। आवेश से बिंदु तक की दूरी और पता लग जाए तो हम तीव्रता बता देंगे। ठीक, तो बेटा इसलिए हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये दूरी फाइंड करेंगे बेटा, ये। ठीक है, और इधर ये।
ठीक, बोलो कोई परेशानी किसी को? ठीक है, तो बेटा इस आवेश की वजह से जरा बताओ इस पॉइंट पे तीव्रता की दिशा कहाँ होगी? दिशा, तो ये कैसा आवेश है बेटा? प्लस, तो प्लस के कारण पहले बताया था हमने कहाँ होती है? प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा आवेश से दूर की ओर, ठीक, इधर, इस तरीके से। सही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा? ये हो जाएगी E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कौन सा बेटा? माइनस, माइनस की वजह से बेटा कहाँ होगी? तो माइनस की वजह से होती है बेटा आवेश की ओर, तो बेटा इसकी वजह से ये इधर बनेगी क्योंकि आवेश अब इधर की तरफ, तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा? E2 की, ठीक, किसकी डायरेक्शन? E2 की। इतना समझ आ गया? अब बेटा हम देखेंगे ये दूरी कितनी है, ये दूरी, ठीक है, मतलब बी एम का मान कितना है और ए एम का मान कितना है, ठीक, तो बोला ये दूरी कितनी है बेटा? एल, ये दूरी कितनी है बेटा? आर, ठीक है। अब ये बन क्या रहा है बेटा? ये क्या बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये क्या है बेटा? कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालते हैं बोलो? तो फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा था? समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण कितना है बेटा? एम बी या फिर बी एम का स्क्वायर, लंब कितना है बेटा? बी ए, आर स्क्वायर प्लस आधार कितना है बेटा? एल स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से एम बी कितना आ जाएगा बोलो? एम बी आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई समस्या बेटा इसमें? ठीक, तो बेटा ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी बोलो? ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम बेटा ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्योंकि ये भी एल है और ये आर है, ठीक, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बोलो? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, कोई समस्या? बताओ। अब मुझे बताओ इस त्रिभुज में बेटा ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं कैसी हैं आपस में? बराबर है, तो बराबर भुजाएं बराबर, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं बेटा तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक, तो अगर हमने मान लिया इसके सामने का कोण कितना है? थीटा है, तो इसके सामने का कोण भी कितना होगा? थीटा, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो बेटा बताओ ये कोण कितना होगा इधर वाला? ये एंगल कितना होगा? ये, ठीक, तो बोलो बेटा इस त्रिभुज के हिसाब से ये एंगल कौन सा है? बाहर वाला कोण, मतलब कौन सा? बहिष्कोण, ठीक है। अब बहिष्कोण क्या होता है बेटा? किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक, जैसे मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक, अगर मान लो ये कोण इसका कितना है? थीटा वन, ये कितना है बेटा? थीटा टू, और ये कितना है? थीटा थ्री, तो बेटा इसके ये कोण अंदर है त्रिभुज के बाहर है? बताओ कहाँ है बेटा? अंदर, अंदर है, तो ये कौन सा कोण है? अंतःकोण, ठीक, अब बाह्य कोण कौन सा होगा? ये ये बाह्य कोण है बेटा, ठीक है, इधर ये भी बाह्य कोण है बेटा, इधर ये भी बाह्य कोण है, ठीक, अब इनको कैसे निकालोगे बताओ? तो जो बेटा ये बाहर वाला कोण है, ये इस कोण को अगर हमें निकालना है तो बेटा इस कोण को छोड़ना है, मतलब इसके पास वाले कोण को छोड़कर दूर वाले कोणों को जोड़ देना, ठीक है, तो ये वाला कोण हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू। ऐसे अगर मैं ये देखना है बेटा तो ये कितना होगा? इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इनको जोड़ो, थीटा टू प्लस थीटा थ्री। ऐसे बेटा इसको निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इनको जोड़ो, ठीक है, थीटा वन प्लस थीटा थ्री, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो इनको हम कहते हैं बेटा बहिष कोण, क्या कहते हैं? बहिष कोण, और किसी त्रिभुज में बहिष कोण दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है, तो बोलो बेटा इसमें ऐसे में ये निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना है बेटा इसमें? थीटा, और ये कितना है? थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टू थीटा, कितना हो जाएगा? टू थीटा, मतलब थीटा प्लस थीटा कितना? टू थीटा, ठीक। अब बेटा इन दोनों की दिशा, ये E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो इनके परिणामी कहाँ से जाएगा? तो एक वेक्टर इधर जाता है, तो समझाया भी था पिछले डेरिवेशन में, अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है बेटा ए वेक्टर और एक वेक्टर इधर जा रहा है बी वेक्टर, तो इनका परिणामी ठीक कहाँ से जाता है बेटा? बीच में से कहीं से जाएगा, ठीक, तो बेटा इन दोनों का परिणामी इधर कहीं जाएगा, इस तरीके से, ये ई वेक्टर, ठीक, तो बेटा यही परिणामी हमें क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इस बिंदु पे परिणामी तीव्रता कितनी होगी, ठीक, बात समझ में आ गई? तो बेटा आपको चित्र ही समझ में आ गया होगा। अब इसी चित्र के हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा? इसी चित्र के हिसाब से इस पूरी डेरिवेशन की थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? थ्योरी, जैसे पहले भी लिखवाई थी। तो बेटा पिछले डेरिवेशन में जो हमने थ्योरी लिखवाई है अक्षीय वाले में, सेम इसकी थ्योरी वही है, सेम थ्योरी वही लिखनी है, कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। उसमें क्या लिखवाया था बताओ हमने?
लिखवाया था, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर Q/12 है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक K है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कौन सी स्थिति में बैठा था, उसमें कौन सी में, अक्षीय में, कौन सी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन सा था, M, ठीक है, जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर बेटा कौन सी स्थिति में पॉइंट है, बेटा यहाँ पर पॉइंट है निरक्षीय स्थिति में, कौन सी में है, निरक्षीय। तो बेटा उस अक्षीय की जगह क्या करना है, निरक्षीय, बाकी पूरी थ्योरी सेम है, ठीक। तो देखो कैसे, क्या लिखा था बेटा उसमें, समझिएगा थ्योरी। तो थ्योरी इसमें क्या लिखोगे, थ्योरी पूरी चित्र से क्या लिखेंगे बताओ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/12 है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/12 है, एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक कितना है, K है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु कौन से थे बेटा, O से, मध्य बिंदु कौन से थे, O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी बेटा, स्मॉल r दूरी पर कौन सी स्थिति में बेटा, निरक्षीय स्थिति में, कौन सी में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन सा है, M है, जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो थ्योरी में क्या लिखोगे बताओ बेटा, क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/12 है, P बराबर Q/12 है, ठीक है बेटा। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है बेटा, ठीक। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक। इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु कौन से थे बेटा, O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति में बेटा, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु M है, जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ठीक है। तो बेटा थ्योरी में कोई परेशानी किसी को बताओ, क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/12 है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन कितना है बेटा, K है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन सा है, M है, जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक। नोट करिए जरा इसे चित्र बना के, ठीक है। तो बेटा ऐसे नोट कर लिया होगा, थ्योरी को बेरेज करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या लिखना है बेटा, अब लिखोगे, देखो अब हमें इस पॉइंट पे क्या निकालनी है बेटा, तीव्रता। तो पहले किसकी वजह से निकालनी, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता है, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता, और दोनों क्या निकाल ले, परिणामी, पिछली डेरिवेशन की तरह, ठीक। तो क्या लिखोगे बेटा, अतः
अतः द्विध्रुव के कौन से बेटा, प्लस क्यू आवेश, अतः द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बेटा द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे मान लेंगे कितना, E1। E1 कितना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। पिछली डेरिवेशन करें बिल्कुल, चिन्हों का प्रयोग इसमें करेंगे नहीं बेटा, क्योंकि तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, क्यू और बटे बेटा, बटे जहां आवेश है बेटा और जहां बिंदु है इनके बीच की दूरी, तो बेटा दूरी यहाँ पर कितनी है देखो। ठीक है, तो दूरी यहाँ पर है, हाँ दूरी यहाँ पे लगा देंगे कितनी, bm, जैसे पिछले लगाई थी हमने। ठीक, तो बेटा कितना आ जाएगा ये E1 का मान मेरा बता, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। bm कितना लगाओगे बेटा, √r² प्लस l²। उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो सीधे क्या लगा देंगे, r² प्लस l²। दिशा कहाँ है बेटा, इसकी दिशा, सदिश राशि की दिशा भी देखेंगे। तो प्लस आवेश है बेटा, तो प्लस की वजह से कहा दूर की ओर, मतलब बी से कहा एम की ओर, पिछले हमने बताया, तो बी से एम की ओर। ठीक है, अब बेटा ये वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से आ गया, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब किस कारण निकाल लें, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो क्या लिखोगे, अतः द्विध्रुव के कौन से आवेश बेटा, माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरी यही लाइन लिख देनी बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई, अतः द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वो कितनी हो जाएगी बताओ, E2। E2 बराबर कितना बेटा, सेम यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे, अब बेटा माइनस क्यू कहाँ है बोलो, ए पर, और बिंदु कहाँ है, एम, जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब लगाएंगे बेटा ए से एम तक की दूरी, मतलब एम का स्क्वायर। ठीक है, तो बोलो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ठीक, कितना बेटा, क्यू, यहाँ भी क्यू लेंगे, साइन नहीं लेना है बताया था। ठीक है, साइन से क्या देखेंगे देखा। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई, बताओ। अब बेटा दूरी एम भी इतनी ही है सेम। ठीक है, ये भी दूरी कितनी, √r² प्लस l², तो इसका भी वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, r² प्लस l²। ठीक है, अब बोलो बेटा इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा होगी बेटा एम से ए की ओर, देखो एम से ए की ओर। ठीक, तो डायरेक्शन कहाँ बनाएंगे, एम टू ए। ठीक, डायरेक्शन कहाँ है, एम से ए की ओर, सही है। अब यहाँ बताओ जितना देखो E1 का मान है बेटा, E1 का कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे r² प्लस l²। उतना ही E2 का मान है, E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन r² प्लस l²। तो बेटा दोनों आपस में कैसे हैं बताओ, बराबर है, तो क्या लिखोगे, चूंकि E1 बराबर किसके बेटा, E2 के, इसका मतलब जहां हमें E2 लिखना होगा वहां हम E1 लिख सकते हैं। ठीक, कोई समस्या, बताओ, सही है, तो इतना समझ में आ गया बेटा, नोट करो जैसे जल्दी से वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो बेटा इरेज करते हैं, इसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब क्या निकालना है बेटा, अब निकालना है बिंदु एम पर, तो क्या लिखोगे, बिंदु एम पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, जैसे कि बेटे पिछले डेरिवेशन में फॉर्मूला बताया था परिणामी का, क्या बताया था, ई बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कॉज थीटा, सही है। ई बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2, हाँ E1 E2 और कॉज थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है बेटा बताओ, E1 और E2 के बीच का कोण यहाँ कितना है बेटा, कोण यहाँ पर है 2 थीटा, कितना है बेटा 2 थीटा, तो कोण यहाँ पे कितना ले लेंगे 2 थीटा, सही है, बात समझ में आ गई। अब अभी हमने बताया था तुम्हें बेटा, चूंकि
E1 कैसा है बेटा, E1 बराबर है E2 के। तो इसका अर्थ है बेटा जहां जहां E2 है वहां वहां क्या लगा देंगे E1। तो E बराबर कितना आ जाएगा बोलो, E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर, तो भाई इसकी जगह भी कितना कर दो बेटा E1 प्लस 2 E1 और E2 की जगह भी E1 और कॉज 2 थीटा। तो ये इतना समझ में आ गया बेटा। ये कितना E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर बोलो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 स्क्वायर कितना कॉज 2 थीटा। तो ये अब बेटा यहाँ से 2E1 क्या हो जाएगा बोलो कॉमन, तो E बराबर कितना बचेगा अंडर रूट कितना 2, हाँ E1 स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा 1, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से बेटा कॉज 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा कॉज 2 थीटा। ठीक, इतना समझ आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद समझते हैं बेटा, ठीक समझिए, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, एक दो फार्मूला जानते हैं गणित में, कॉज 2 थीटा बराबर जानते हैं बेटा 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, जानते हैं बेटा, ठीक। तो क्या होता है बोलो कॉज 2 थीटा बराबर 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ बेटा 1 माइनस का, इसको इस साइड ले लो, तो कितना हो जाएगा ये 1, इधर आगे प्लस का, तो 1 प्लस कॉज 2 थीटा बराबर कितना 2 कॉज स्क्वायर थीटा। ये अब इसमें भी देखो कितना बेटा 1 प्लस कॉज 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉज 2 थीटा का कितना रख देंगे बेटा 2 कॉज स्क्वायर थीटा। सही है, तो बेटा ई बराबर कितना आ जाएगा बोलो अंडर रूट 2E1 स्क्वायर, और इसकी जगह भी कितना लगा दोगे 2 कॉज स्क्वायर थीटा। सही, तो ये देखो कितना बनेगा बेटा, ये 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर, और बाकी दोनों पे स्क्वायर है ही, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2E1 कॉज थीटा का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा ये 2E1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ई बराबर कितना बचेगा, ई बराबर बचेगा 2E1 कॉज थीटा। ठीक, 2E1 कॉस थीटा। अब बेटा चित्र से, इस चित्र से हम किसका मान निकालेंगे बेटा कॉस थीटा का, इसका मान निकाल लोगे कॉस थीटा का। ठीक है, तो बेटा इस वाले ये समकोण त्रिभुज, ठीक समकोण त्रिभुज, ठीक, तो इसमें लेके चलेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। सही है, अब क्या लिखोगे बेटा, अब लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में बेटा ए ओ एम में, ठीक, समकोण त्रिभुज ए ओ एम में। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ए ओ एम में बेटा क्या लगा दो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बोलो, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है बेटा देखो इसके हिसाब से ये कोण है, तो ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा बेटा ए ओ और बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा बेटा ए एम। ठीक, देखो कर्ण हो जाएगा ए एम। सही है, तो वैल्यू लगाओ जरा, कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा ए ओ की जगह एल, कितना आ जाएगा देखो एल, और कर्ण कितना है बेटा, कर्ण है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है बेटा, अंडर रूट हटा के हम क्या लिख सकते हैं 1/2। सही है, तो बेटा ये किसका मान आ गया कॉस थीटा का, E1 का मान पहले निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो कॉस थीटा और E1 का मान कहाँ लगाओगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे E1 एंड कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, E1 एंड कॉस थीटा का मान कहाँ लगा दो समीकरण 1 में। ठीक, तो बेटा इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखोगे तो कितना आ जाएगा देखो, बोलो कितना आएगा ई बराबर कितना 2, E1 का मान बेटा, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा देखो E1 का मान। ठीक है, पीछे लिखा होगा आपने, इंटू कॉस थीटा का मान कितना है बेटा, कॉस थीटा का मान है एल ए, ये तो E1 का मान रख दिया बेटा, इतना हमने, इतना E1 का मान,
अब cos थीटा का मान ये लगाएंगे L और बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक, कोई समस्या बेटा इसमें? ठीक है, तो बेटा आपने ये ऊपर का नोट कर लिया होगा। ठीक, इसको थोड़ा इरेज करते हैं बेटा। इसके बाद समझिए बेटा, तो बेटा ई बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये वाला जो बेटा 2 है इसको एल के साथ गुणा में लिखिए। ठीक है, ये वाला जो 2 है इसको किसके साथ, एल के साथ। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो आ गया इंटू क्यू, क्यू बेटा ये वाला, इसको लिख सकते हैं 2L, 2L ये 2 बेटा हमने ये वाला ले लिया है, क्यू इंटू 2L। ठीक, बटे कितना बेटा, अब देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये, इसकी बेटा कोई घात नहीं है तो कितनी घात है बोलो, कोई घात नहीं है तो कितनी है, एक। इसकी बेटा कितनी घात है, 1/2। अब दोनों ब्रैकेटें सेम है तो बेटा गुणा में आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो बेटा इस एक में ये 1/2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 बराबर 3/2। सही है, तो बटे कितना आएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक, कोई समस्या बेटा इसमें, बताओ। अब चित्र से, जैसा कि पिछले भी लिखवाया था हमने, चित्र से आर कैसा है बेटा, ज्यादा, और एल कैसा है, कम है। ठीक है, देखो चित्र से आर ज्यादा और एल कैसा होता है, कम, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कैसी होती है, अति अल्प होती है। ठीक, तो चित्र से आर ग्रेटर देन कैसा है बेटा, एल है, इसलिए आर स्क्वायर ग्रेटर देन किससे होगा, एल स्क्वायर। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर बहुत ज्यादा होगा किससे, एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर क्या कर देंगे उसकी तुलना में, छोड़ देंगे बेटा, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने पर या फिर निग्लेक्ट करने पर। ठीक, मतलब एल स्क्वायर को हटा दो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो बेटा ई का मान कितना आ जाएगा बोलो, ई बराबर, ई बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू बेटा क्यू इंटू 2L की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, थ्योरी में लिखवाया था हमने, पी, बिल्कुल सही बात, क्या लिख सकते हैं बेटा, पी, बात समझ में आ गई। ठीक, बटे कितना, बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें से एल स्क्वायर को तो छोड़ना ही है। ठीक, तो आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर बचेगी बेटा, 3/2। ठीक, तो बेटा घात पर घात लगी होती है तो घातों की गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो 2 की गुणा बेटा 3/2 से कराओगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, तो ई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी और अपॉन आर क्यू। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, घात 3 बच जाएगी, कितनी बच जाएगी बेटा, 3। ठीक है, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यू। ठीक, यही हमारा प्रूव हो जाएगा बेटा। ठीक, प्रूव्ड। अब बेटा इसकी दिशा कहाँ होगी बताओ, इस सूत्र से परिमाण निकाल लेंगे, पिछले वाले में दिशा बताई थी। ठीक है, तो बेटा इसकी दिशा कहाँ होगी, जहां पर ई की दिशा होगी, तो बोलो ई की दिशा किधर है, बोलो ई की दिशा किधर है बेटा, ई की दिशा देखो इधर की ओर है। अब ये कहाँ है, अब बोलो पी की दिशा कहाँ है बेटा, पी की दिशा इधर है और ई की दिशा इधर है, तो यहाँ पर बेटा जो पी की ई की दिशा है, पी की दिशा कैसी होती है, विपरीत। ठीक है, अक्षीय वाले में हमने आपको सिखाया था कि अक्षीय वाले में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी की दिशा में होती है, परंतु निरक्षीय वाले में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, तो बेटा इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी बोलो, दिशा, दिशा कहाँ होगी बेटा, पी की दिशा के विपरीत, पी की दिशा के विपरीत दिशा। ठीक, बोलो बेटा कोई समस्या है इसमें। ठीक, पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया। ठीक, तो बेटा समझ में आ गया तो इसको नोट करिए जरा, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। ठीक, ठीक है, तो बेटा नोट कर लिया होगा।
इसके बाद अब समझिए बेटा, ठीक। तो मुझे बताओ ई का मान बेटा निरक्षीय स्थिति में कितना आया, निरक्षीय में अभी पढ़ा है बेटा हमने। ई निरक्षीय, निरक्षीय कितना आया बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये बेटा यही आ रहा है। इसके बाद अब बोलो ई निरक्षीय में कितना आता है बेटा, वो अक्षीय में, अक्षीय में पिछली डेरिवेशन कराया है हमने, कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू बेटा कितना 2p बटे आर क्यूब, ठीक है। तो बोलो बेटा ई अक्षीय स्थिति में कितना होता है, अक्षीय में होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r क्यूब, ठीक है, 2p/r क्यूब। और निरक्षीय में कितना होता है बेटा, ई निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अच्छा बताओ दोनों फार्मूला बेटा किसका अंतर है, देखो केवल दो का अंतर है, इसमें दो है इसमें दो नहीं, ठीक है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक। तो बेटा इनको याद कैसे रखोगे बेटा, तो इनको याद करने की एक ट्रिक है, क्या है, एक ट्रिक, ठीक है। तो समझिए बेटा क्या ट्रिक है, ठीक। अक्षी में बेटा क्या आ रहा है बताओ, अक्षी में क्या आ रहा है, देखो अक्षी में क्या आ रहा है बेटा आ, ठीक है। तो आ का मतलब बेटा इसमें 2 आएगा, ठीक है, आ से आएगा, आ से आएगा, ठीक है। और निरक्षी में बेटा क्या आ रहा है ना, तो ना से नहीं आएगा, बात समझ में आ गई, ना से नहीं आएगा, ठीक। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये यानी अक्षीय स्थिति में 2 आएगा और निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ना से नहीं आएगा और आ से आएगा, ठीक। तो डेरिवेशन में जो दो सूत्र आए हमारे, ई अक्षीय और एक ई निरक्षीय, इनको याद करने में आपको कोई समस्या कोई कठिनाई नहीं होगी, बात समझ में आ गई, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अब सुनिए, तो बेटा ई अक्षीय जो होता है, देखो अगर निरक्षीय वाले में हम किससे गुणा करा दें बेटा, 2 से, ठीक है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, बोलो। तो इसका मतलब ई अक्षीय बराबर होगा किसके, 2 इंटू ई निरक्षीय के, मतलब अगर निरक्षीय वाले में 2 से गुणा करा दें तो हमें किसका मिल जाएगा, अक्षीय वाला, ठीक है। तो ई अक्षीय बराबर होता है बेटा 2 इंटू ई निरक्षीय, ठीक है। ई अक्षीय बराबर होता है बेटा 2 इंटू ई निरक्षीय, ठीक। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इस पे वेक्टर इस पे वेक्टर। अब बेटा ये ई अक्षीय कहाँ होता है, किसकी दिशा में, ई अक्षीय होता है बेटा पी की दिशा में, कहाँ होता है पी की दिशा में। और ई निरक्षीय कहाँ होता है बेटा, ई निरक्षीय होता है पी की विपरीत दिशा में, कहाँ होता है पी की विपरीत दिशा में। तो दिशाएं बेटा दोनों की कैसी होती है, विपरीत होती है, बाकी अक्षीय वाला निरक्षीय वाले का दोगुना होता है, ठीक है। तो बेटा जहां दोनों दिशाएं विपरीत होती है वहां क्या लगा लेते हैं बेटा, माइनस, क्या लगाते हैं माइनस, ठीक है। तो बेटा ई अक्षीय बराबर होगा किसके, माइनस के 2 ई निरक्षीय, ठीक है। ये इनका बेटा सदिश रूप है, कैसा रूप है, सदिश रूप, ठीक है, सदिश रूप, ठीक। तो बेटा आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेरिवेशन और इनके सूत्र याद करने की ट्रिक, ये दोनों समझ में आ गई होंगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।